नमस्कार साथियों स्वागत है स्टेट सफलता के इस एपिसोड पे आपका। साथियों, आज 7 जनवरी है और 7 जनवरी की इस तारीख को जो काउंटडाउन शुरू हो रहा है सरकार की, उस काउंटडाउन के भीतर अब सरकारों को थर्राते हुए देखेंगे, राम मंदिर का शोर भी देखेंगे और इसी दौरान कई सारे मुद्दों को गौन होते हुए भी देखेंगे, कई सारे मुद्दों को गौन करने का प्रयास होते हुए भी दिखेंगे और सारे कुछ देखेंगे जो इस भारत देश के भीतर न्यायपालिका अपने संविधान पीठ के आदेश के माध्यम से उसकी तामील कराने के लिए करे दिशा निर्देशों के माध्यम से राजनीति का चार चरित्र और फिर चेहरा पारदर्शिता ये सारी सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। क्या ऐसा हो पा रहा है? अगर ऐसा हो पाता तो फिर सरकारें बनाने बिगाड़ने, सरकारों को गिराने उठाने, सरकारों का गठन करने, राज्यपालों की भूमिका तय करने, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका तय करने, उनके निर्णयों से उपजे हुए सवालों के ऊपर संविधान पीठ का गठन कर स्पष्ट दिशा निर्देशों के दिशा के भीतर आगे बढ़ने में ये तमाम काम जो मौजूदा समय में न्यायपालिका ने अपने हाथ में ले लिए हैं, तो इस दौर में एक राज्य की सरकार 72 घंटे के भीतर ही गिरने की संभावना बहुत तरीके से बन रही है। जी हाँ, 3 दिनों के भीतर यानी 72 घंटों के भीतर इस देश के एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य की सरकार वो अपना नेम प्लेट बदलने वाला है। अब नेम प्लेट मुख्यमंत्री का भी बदल सकता है, नेम प्लेट जो है कई दूसरे मंत्रियों का भी बदल सकता है, पूरी राजनीति बदल सकती है, पूरी सियासत बदल सकता है। उस सियासत इस तरीके से बदल सकती है कि जिस दौर में लोकसभा का चुनाव सामने आ चुका है, लोकसभा चुनाव के महज केवल 3 महीने का समय बचा है, करीब 100 दिनों का समय बचा। हो सकता है कि ठीक उससे पहले भी चुनाव हो जाए, लेकिन ठीक उससे पहले जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि सत्ता बदल जाए, निजाम बदल जाए, चेहरा बदल जाए और हिंदुस्तान के अर्थतंत्र को काफी हद तक नियंत्रित करने वाला वो राज्य है, वो सूबा एक नए मुख्यमंत्री के साथ, या फिर ये कहे कि नए चुनाव की तैयारी के साथ एक नए राजनीतिक रंग में रंगता हुआ नजर आए, इस पे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल, न्यायिक आदेशों से सत्ता के बनाने और बिगाड़ने का खेल कहां पे चल रहा है? 50 खोखे एकदम ओके का नैरेटिव कहां पे चलता है? मराठा रिजर्वेशन का नैरेटिव कहां पे चल रहा होता है? और इन सारे सवालों के बीच राजनीति को अपने ढंग से, अपने तरीके से बढ़ने और बिटवीन द लाइंस को पहचानने वाली लोगों के लिए अब कोई भी बिटवीन द लाइन जिस राज्य के भीतर दिखाई न पड़ रही हो, वो राज्य कौन सा है? तो जरा रहस्य से पर्दा उठाते हैं और वो राज्य होता है महाराष्ट्र। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के दिशा निर्देशों का पालन जब ढंग से नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय के भीतर स्पीकर से डिस्क्वालिफिकेशन यानी दल बदल और अयोग्यता के मुद्दे के ऊपर फैसला लेने के लिए जिस रीजनेबल टाइम्स फ्रॉम शब्द का इस्तेमाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने किया था, वो रीजनेबल टाइम्स फ्रेम जब न्यायालय को ही नहीं दिखा, जब न्यायालय पे गुहार एक बार फिर से लगाने की जब नौबत आई, तो उस दौर में 31 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दिया था और 31 दिसंबर को एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुट के शिवसेना के विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला उस तारीख तक ले लिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी तरफ से तर्क दिए थे कि 2 लाख से ज्यादा पन्ने पढ़ना है, थोड़ा समय और आप दे दीजिए। थोड़ा समय सुप्रीम कोर्ट ने देते हुए डेडलाइन तय किया था। 10 जनवरी आखिरी तारीख होती है और उसके आगे की कोई किसी की बात नहीं सुनी जाएगी और स्पीकर राहुल नार्वेकर के ऊपर अब सीधे सीधे कहे तो कोई बिटवीन द लाइंस का मामला नहीं दिखता है। अब उनको फैसला लेना है, उनको फैसला करना है। 7 जनवरी आज हो गई, 10 जनवरी की बात है, 10 जनवरी तक उनको फैसला लेना है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला लेने पे मजबूर होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ध्यान दीजिए कि केवल वो फैसला नहीं लेगा बल्कि उसके आदेश की तामील अगर नहीं हुई, एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए विधानसभा के स्पीकर के पद पे बैठे हुए स्पीकर के द्वारा जब उसके आदेश की अगर तामील नहीं हुई, तो फिर उस स्थिति में देश देख सकता है कि आदेश को तामील कराने की प्रक्रिया के लिए न्यायालय कितने बड़े कदम उठाते हैं। अब तक गंभीर टिप्पणियां केवल सुने थे, अब तक कई कड़े और कई मुलायम दिशा निर्देश और जजमेंट सुने थे, लेकिन इन सबों के बीच जी हाँ, न्यायालय की भी एक सहन शक्ति होती है और 10 जनवरी 2024 जब वो तय की गई, तो 10 जनवरी की तारीख के साथ एक कैबिनेट भी था कि अब आगे कोई इस मामले के ऊपर इंटरटेन नहीं किया जाएगा, स्पीकर को फैसला देना होगा। इस तारीख को एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को जो अयोग्यता के ऊपर फैसला लेना होगा कि वो सदन के भीतर बैठने के योग्य हैं फिर या नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि इस फैसले से सरकार गिरने की नौबत क्यों आ रही है?
दरअसल बात ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मई के महीने में 11 मई को जो जजमेंट दिया था महाराष्ट्र के भीतर, वो महाराष्ट्र के लेकर के वो पूरे देश में एक नजीर बन चुका था। साफ साफ न्यायपालिका का कहना था कि पार्टी का विप वही होगा जो पार्टी तय करेगी। विधानसभा के भीतर पार्टी का विप वही होगा जो पार्टी तय करेगी, लेकिन वह विप नहीं कभी हो सकता जो विधानसभा के भीतर विधायक दल का नेता तय करेगा। अब नेता चुनने का अधिकार विधायकों को है, लेकिन विधायक भी पार्टी का ही हिस्सा है, लेकिन पार्टी का कंट्रोल विप के माध्यम से ही होता है। तो फिर विप तय करने का अधिकार पार्टी को है। और ठीक उसी के साथ तय हो गया कि उद्धव ठाकरे गुट के चीफ विप सुनील प्रभु ही असली विप है। और उस दिन उनके उस विप के हिसाब से जिस दिन शिवसेना टूट की प्रक्रिया को गुवाहाटी मॉडल, गोवा मॉडल, सूरत मॉडल, इनके माध्यम से अंजाम दिया गया, चार्टर्ड प्लेन से भर करके विधायकों को ले गया, उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया गया। तो इस पूरे दौरान सत्ता और सियासत के खेल को जिस प्रकार से खेला गया, वो भारत देश के इतिहास में इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाला पल नहीं हो सकता था कि बिना किसी के समर्थन वापसी के ही मीडिया पत्रकारों के आधार पर, मीडिया के खबरों के आधार पर, विधायकों को गुवाहाटी जाने के आधार पर गवर्नर ने किसी मुख्यमंत्री को विधानसभा के भीतर फ्लोर टेस्ट के लिए कह दिया था। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर के ऊपर जाने की बजाय जो है उसी दौर में, रात के दौर में ही जब न्यायपालिका ने जब ऐसा मान लिया, उस समय के न्यायपालिका ने जब संविधान पीठ के सामने यह मामला नहीं पहुंचा था, तब मान लिया कि गवर्नर ने जो कहा है फ्लोर टेस्ट हासिल करना पड़ेगा, और उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम बहाल कर देते, उनकी सरकार को बहाल कर देते। और अब जो है बात टीका टिप्पणियों के, अब राहुल नार्वेकर को फैसला करना है। 10 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है और उद्धव ठाकरे गुट के विप को ही असली विप मानते हुए फैसला लेना है। फिर उद्धव ठाकरे गुट के विप का क्या कहना है और क्यों संविधान पीठ बनानी पड़ी, तो दरअसल उनका कहना यही होता है कि इन विधायकों ने दल बदल की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई। जो 16 विधायक जो गुवाहाटी गए उस समय डिप्टी स्पीकर थे, अब स्पीकर हैं। तो फिर स्पीकर को जब नोटिस दिया गया, डिप्टी स्पीकर के ऑफिस को, उसी तारीख को आधार बना लिया गया और उसी तारीख के मुताबिक जो है अब ये 16 डिस्क्वालीफाई अगर हो जाएंगे तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई होंगे। और फिर एनसीपी का क्या होगा वो 31 जनवरी तक तय होना है। लेकिन इंतजार एनसीपी का नहीं है, क्योंकि एनसीपी के टूटे हुए धड़े के नेता अजित पवार मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफिकेशन की जो अयोग्यता की जो तलवार जो लटकी हुई है, वो अयोग्यता की तलवार जो है एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों के ऊपर, 16 विधायकों के ऊपर लटकी हुई है। और फिर 16 पे ही नहीं लटकी है, 16 डिस्क्वालीफाई होने का मतलब होता है कि बचे हुए 24 को डिस्क्वालिफिकेशन से बचा पाना किसी के लिए भी असंभव सा हो जाएगा। तो पूरे इन हालातों के भीतर जिस राज्य में 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ 41 सीट पिछले बार जीत गई थी एनडीए गठबंधन में, अब उस राज्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने न तो बीएमसी का इलेक्शन करवाया, मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन देखने को नहीं मिला है, पुणे के जो लोकसभा का जो बाई इलेक्शन देखने को भी नहीं मिला। चुनाव आयोग ने यहां तक भी कहा, इलेक्शन कमीशन ने, कि बहुत सारे चुनाव कराने के दौरान बहुत अजीब सा तर्क दिया कि पुणे उपचुनाव हम भूल ही गए थे। जी, चुनाव इलेक्शन कमीशन भी भूल जाते हैं, कैसे देश का चुनाव करवाएंगे जब वो इतनी छोटी सी बात भूल जाते हैं। और इसी दौर में महाराष्ट्र के चुनाव से कब तक भागते रहेंगे सरकार और इलेक्शन कमीशन, और महाराष्ट्र मराठा जनमत के आक्रोश से कथित गुजरात लॉबी जो है कल तक उसके मुकाबले में आने से बचती रहेगी, कब तक, ये सवाल। और इस सवाल के पीछे की पूरी बस और इन पूरे स्थिति को तय करने वाले जो फैक्टर होंगे, अब उसकी तारीख करीब आ रही है। वो तारीख होगी 10 जनवरी, यानी आज 7 जनवरी बीतने वाला है और 10 जनवरी 3 दिन का समय है। और इसमें 72 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य की राजनीति और सियासत का चाल चलित्र और चेहरा बदलते हुए कहीं न देश के सामने आ सकता है। इस बात का इंतजार कीजिए। 3 दिन 72 घंटे एकनाथ शिंदे के ऊपर कहीं न कहीं भारी पड़ने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी भारी कहीं न कहीं पड़ने वाले। ये 3 दिन अजित पवार के संभावनाओं का द्वार भी खोलने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और यही 72 घंटे वर्तमान दौर में
उस राजनीति के ऊपर भी भारी पड़ने वाले हैं, जो इसे आमतौर पे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जाता है। लेकिन ऑपरेशन लोटस यहाँ पे नहीं, बल्कि लोटस के सहारे ऑपरेशन शिवसेना हो गया और ऑपरेशन एनसीपी हो गया। मामला ऑपरेशन शिवसेना का होता है और देश देख सकता है गुवाहाटी क्यों ले गया था। देश को पता है कि गुवाहाटी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत किलेनुमा जगह बन गई थी क्या। गुवाहाटी के भीतर किस प्रकार के प्रदर्शन हो रहा था, ये भी पूरा देश देख रहा था। और इन सबों के बीच उस समय के राज्यपाल भगत सिंह होशियारी के ऊपर जो टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी किए, अब वो राज्यपाल नहीं है, अब वो महामहिम नहीं है, लेकिन महामहिम लोगों के ऊपर उस जजमेंट के बाद इस भारत देश के भीतर, पूरे देश के अलग अलग राज्यों के भीतर और उनके महामहिम लोगों के ऊपर जिस प्रकार से नकेल कसी गई उस जजमेंट के द्वारा, वो सर मुंबई सिविल जो इंडिया बोमई मामले के भीतर जो है कम बड़ा जजमेंट ये नहीं होता। आने वाले समय में, आने वाले दौर में क्या होगा ये तो खैर समय तय करेगा। लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर की सत्ता, महाराष्ट्र प्रदेश की राजनीति अगर एकनाथ शिंदे के साथ भूतपूर्व मुख्यमंत्री लगा हुआ अगर दिखता है 3 दिनों के बाद, तो हिंदुस्तान की राजनीति क्या हो गया। पूरे पहल पटना से, बिहार के पटना से इंडिया गठबंधन के लिए विपक्षी एकता से नीतीश कुमार ने जून के महीने में शुरू की थी, वो जनवरी आते आते किस सुनामी में बदल देगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये अंदाजा महाराष्ट्र प्रदेश के खोने के बाद ऐसा देश को लग सकता है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है, हरियाणा में केवल सरकार है, जनमत खो चुकी है, हिमाचल प्रदेश खो चुकी है, बिहार भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है, बंगाल में आने वाले के दूर दूर तक संभावना नहीं होती है, सिमटती जाती है। उत्तर प्रदेश के भीतर इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ रहा है और मायावती के भी इसमें शामिल होने की आशंकाएं जताई जाती है, जयंत चौधरी इस गठबंधन के हिस्सा बन चुके हैं, तो वहां पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं होंगे। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह चौहान यानी मामा की विदाई कर दी गई, जिस प्रकार से प्रक्रिया के तहत ही वर्तमान दौर में ही राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया की विदाई हो गई है, उस विदाई के दौर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एकनाथ शिंदे के विदाई संवैधानिक तौर तरीकों को अपनाने के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय के कड़े दिशा निर्देश के बाद जो है होने की नौबतें आ गई है। तो राजनीति ही नहीं बदल रही, बल्कि राजनीति की पूरी प्राथमिकताओं को तय करने वाले फैक्टर भी, वह कारक भी इस कदर से बदल रहे हैं कि जिनको पहचानने में संभवतः कहीं ना कहीं उन लोगों ने भूल की है जिन लोगों ने ये कहा था कि अजीत दादा यानी अजित पवार अब आप सही जगह आ गए। अब महाराष्ट्र की राजनीति कितनी सही जगह है, इंतजार करना है 3 दिनों का। जी बिल्कुल, केवल 3 दिनों का। जय हिंद, जय।